बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 व 2 पर आधारित है। इस वीडियो में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग और 1 व 2 पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिए गए हैं। प्रश्न 1, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? इसके 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, 5, 4, 3, 6। तो इसका सही जवाब है 4। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। आधारशिला और शिक्षण संग्रह दोनों मॉड्यूल के 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग हैं। प्रश्न 2, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के बच्चों के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक, कक्षा 4 से 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक। इसका सही जवाब है कक्षा 4 से 8 तक। यानी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 4 से 8 तक के लिए संबंधित है या कक्षा 4 से 8 के लिए बनाया गया है। ध्यानाकर्षण किन विषयों के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा? भाषा एवं गणित, भाषा गणित एवं अंग्रेजी, भाषा गणित एवं विज्ञान, कक्षा 4 से 8 तक के सभी विषयों के लिए। तो इसका सही जवाब है कक्षा 4 से 8 तक के सभी विषयों के लिए। अर्थात ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 4 से 8 तक के सभी विषयों के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार सिद्ध होगा। प्रश्न 4, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। यह कथन किस आयोग का है? मिशन प्रेरणा, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कोठारी आयोग। यह कथन कोठारी आयोग का है। बच्चों में अंतर्निहित क्षमताओं को निखारते हैं। कौन निखारते हैं? शिक्षक, अभिभावक, समुदाय के लोग, सभी। तो इसका सही जवाब है शिक्षक। बच्चों में अंतर्निहित क्षमताओं को शिक्षक निखारते हैं। हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। यह कथन किस शोध पर आधारित है? इसके विकल्प हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ग्रेडेड लर्निंग परीक्षा, लर्निंग आउटकम परीक्षा या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है। यह कथन नेशनल अचीवमेंट सर्वे पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक स्तर में कमी को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उपर्युक्त सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अर्थात ऑप्शन क, ख और ग तीनों में ही जो सुझाव दिए गए हैं वह तीनों ही इसका सही जवाब है। कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक
स्तर में कमी को दूर करने के लिए शिक्षक को लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते रहना चाहिए और कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक भी शिक्षक को सुनना चाहिए। प्रश्न 8, ध्यान आकर्षण की शुरुआत कब करनी होगी? सत्र के मध्य में, सत्र के प्रारंभ में, सत्र के अंत में? तो इसका सही जवाब है सत्र के प्रारंभ में। ध्यान आकर्षण की शुरुआत हमें सत्र के प्रारंभ में ही करनी होगी। बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है कठोर अनुशासन की, बच्चों के कार्यों के निरीक्षण की, बच्चों के अच्छे कार्यों की सराहना करने की या बच्चों से अधिकाधिक कार्य कराने की। तो इसका सही जवाब है कि बच्चों के अच्छे कार्यों की सराहना करने की आवश्यकता होती है बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए। लर्निंग आउटकम क्या है? एक परिणाम आधारित लक्ष्य, पाठ्यक्रम आधारित लक्ष्य, गतिविधि आधारित लक्ष्य या पाठ्यचर्या आधारित लक्ष्य? तो इसका सही जवाब है लर्निंग आउटकम एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। NAS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयरक्राफ्ट सिस्टम, नेशनल अचीवमेंट सोसाइटी, नेशनल आर्मी स्कूल, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NAS का फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक किसका प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र हैं? शिक्षण विधियों का, नवाचारों का, ICT का, उपर्युक्त सभी का? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी का। अर्थात परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक शिक्षण विधियों, नवाचारों और ICT का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र हैं। बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में सूचना देता है। मासिक परीक्षण, वार्षिक परीक्षा, लर्निंग आउटकम, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम हमें बच्चों की वास्तविक सीख के विषय में सूचना देता है कि वास्तव में बच्चे ने किसी प्रकरण को पढ़ने के विषय पढ़कर क्या सीखा। यह हमें लर्निंग आउटकम से अर्थात सीखने के परिणाम से पता चलता है। बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर होने की स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? स्थिति को नजरअंदाज कर देंगे, पाठ्यक्रम को पूरा कर अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे, अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता किस माध्यम से लगाया जा सकता है? पूर्व कक्षा के परिणाम के माध्यम से, सतत अवलोकन द्वारा, आरंभिक परीक्षण के माध्यम से, मासिक परीक्षा के माध्यम से। तो इसका सही जवाब है आरंभिक परीक्षण के माध्यम से बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत बनाना होगा। क्या बनाना होगा? अधिगम प्रपत्र, सूचना प्रपत्र, संकलन प्रपत्र, आकलन प्रपत्र। तो इसका सही जवाब है आकलन प्रपत्र। आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। आकलन प्रपत्र के प्रश्न किस आधार पर बनाए जाएंगे? वर्तमान कक्षा के लर्निंग आउटकम के आधार पर, पिछली कक्षा के लर्निंग आउटकम के आधार पर, पिछली कक्षा तक के लर्निंग आउटकम के आधार पर या अनुमान पर आधारित। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब है
पिछली कक्षा तक के लर्निंग आउटकम के आधार पर। यहाँ पर दो विकल्प ख और ग आपको एक जैसे लग रहे होंगे, पिछली कक्षा के लर्निंग आउटकम के आधार पर और पिछली कक्षा तक के लर्निंग आउटकम के आधार पर। इसको मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि यदि हमें कक्षा 8 के लिए आकलन प्रपत्र बनाना है तो हम उसके प्रश्न कक्षा 1 से 7 तक के लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाएंगे, ना कि केवल कक्षा 7 के लर्निंग आउटकम के आधार पर। पिछली कक्षा हो गई केवल 7th या 7 कक्षा 7 हो गई, तो केवल कक्षा 7 के लर्निंग आउटकम के आधार पर हम आकलन प्रपत्र नहीं बनाएंगे, अपितु कक्षा 1 से 8 तक के लर्निंग आउटकम के आधार पर हम आकलन प्रपत्र बनाएंगे। आकलन प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए कितने प्रश्न होने चाहिए? 2, 1, 3, 4। तो इसका सही जवाब है 1। आकलन प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न होना चाहिए। छात्रों के अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को क्या कहते हैं? अपेक्षित गैप, वास्तविक गैप, लर्निंग गैप, कक्षा अनुरूप गैप। तो इसका सही जवाब है लर्निंग गैप। छात्रों के अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर यानी कि बच्चे को प्रकरण को पढ़ने के बाद वास्तव में बच्चे को का अधिगम क्या होना चाहिए, वह हो गया अपेक्षित अधिगम स्तर। और वास्तविक अधिगम स्तर हुआ कि बच्चे ने उस प्रकरण को पढ़ने के बाद कितना सीखा। तो जो अपेक्षित अधिगम स्तर है और जो बच्चे ने वास्तव में सीखा है, उसके अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। आरंभिक परीक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन हेतु कुल कितने प्रश्न होंगे? 15, 20, 25, 10। तो इसका सही जवाब है 15। आरंभिक परीक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन हेतु 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव होंगे। आरंभिक परीक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन प्रपत्र कुल कितने अंक का होगा? 50 अंक, 45 अंक, 60 अंक, 100 अंक। तो साथियों इसका सही जवाब है 45 अंक। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन प्रपत्र में 15 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और 15 प्रश्नों के लिए अब हमने देखा 45 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का निर्धारित होगा या प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं प्राथमिक स्तर पर। आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न या 50 प्रश्न? तो इसका सही जवाब है 25 प्रश्न। आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आकलन प्रपत्र में 25 प्रश्न होंगे, जिसमें से 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव होंगे। आरंभिक परीक्षण के लिए आकलन प्रपत्र का प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक। तो यहाँ पर ध्यान देने का विषय है कि आरंभिक परीक्षण के लिए आकलन प्रपत्र का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्राथमिक स्तर पर भी और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ध्यानाकर्षण शिविर में किस समूह के बच्चे भाग लेंगे? ए, बी, सी, बी तथा सी दोनों। इसका सही जवाब है बी तथा सी दोनों।
ध्यानाकर्षण शिविर में बी और सी दोनों समूह के बच्चे भाग लेंगे। सतत आकलन को ही कहा जाता है रचनात्मक आकलन, सीखने के लिए आकलन, सतत एवं व्यापक आकलन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, अर्थात सतत आकलन को ही रचनात्मक आकलन, सीखने के लिए आकलन और सतत एवं व्यापक आकलन भी कहा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 व 2 पर आधारित ये 25 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा यह एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आशा है आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।